विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग का होना विद्यार्थियों के मन में एक अलग संशय पैदा करता है। इसमें दो तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग भयभीत होते हैं कि आखिर निगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करें, घबराहट होती है, एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। लेकिन एक स्ट्रेटजी बनाकर जब आप काम करेंगे, रणनीति बनाकर काम करेंगे, मान लीजिए कि परीक्षा एक गेम है, तो गेम प्लान करके अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप निगेटिव मार्किंग में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मार्क्स से आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे यूपीएससी की भी जो परीक्षा है उसमें भी 0.33 मार्क्स का नेगेटिव अंकन किया जाता है। अभी इस बार बीपीएससी में भी 0.25% का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। मतलब यूपीएससी में अगर किसी विद्यार्थी का एक क्वेश्चन में अगर गलती होती है, एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.33% मार्क्स उसका कट जाएगा, और अगर बीपीएससी में एक क्वेश्चन किसी का अगर गलत होता है तो 0.25 मार्क्स घटेंगे। इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो आखिर हमें सोचना है किस प्रकार से आखिर स्ट्रेटजी हमें बनानी है। देखिए, दो तीन चीज समझना है। पहला तो आपको ये जानना है कि ओवरऑल कट ऑफ क्या होगा, किस कट ऑफ के पास पहुंचने के बाद हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये रिस्की है। निगेटिव मार्किंग को टैकल करना एक रिस्क है, तो रिस्क हैंडलिंग का स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए। तो कट ऑफ के बारे में अगर जानकारी आपको है तो निश्चित रूप से आप कट ऑफ के पास अगर पहुंच जाते हैं तो इस तरह से रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। जनरली निगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान किया गया है, इसका जो प्रोविजन किया गया, इसके पीछे पर्पस है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो आप जानते हैं कि कुछ विद्यार्थी काफ़ी मेहनत करते हैं, मतलब वो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। अब कहीं कहीं तो क्वेश्चन कहीं स्लिप होता है, गलतियां होती हैं, तो रैंक में पीछे हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, और फ्लुक में अगर उनका क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर दिया और सही हो जाता है, तो ये इनका रिजल्ट हो जाता है और ये सीरियस स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मुख्य परीक्षा में या फिर इंटरव्यू के दौरान नॉन सीरियस कैंडिडेट बहुत सारे वहां पर शामिल देखे जाते हैं। इससे सीरियस स्टूडेंट को नुकसान होता है। जो विद्यार्थी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, मेहनती हैं, उनके लिए नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी बेहतर किया है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। नॉन सीरियस कैंडिडेट का, जैसे किसी विद्यार्थी ने अगर बेहतर तैयारी नहीं किया है, कुछ भी वो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, मान लिया जाए कि बीपीएससी में से 150 मार्क्स का प्रश्न आता है। 150 मार्क्स में वह विद्यार्थी अगर ऐसे ही तुक्का लगाता है और 100 प्लस ले आता है, 105, 6 जो भी है कट ऑफ के आसपास अगर आ जाता है तो उसका रिजल्ट भी हो जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट को रोकने के लिए कमीशन ने नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन किया है। मान लिया जाए जैसे कि बीपीएससी में आप जानते हैं कि 5 ऑप्शन है अभी इस बार तक, A, B, C, D और E। सपोज कीजिए कि किसी विद्यार्थी का 30 क्वेश्चन, 30 हम सबके लिए दे देते हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस चीज को। 30 मार्क्स अगर दे दिया जाता है, अगर किसी स्टूडेंट का जो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं किया बेहतर तरीके से और 30 मार्क्स उसने सही बनाया, और चूंकि उसकी तैयारी बेहतर नहीं है तो बाकी 120 क्वेश्चंस उसने गलत बनाए हैं, 120 पर नेगेटिव मार्किंग अगर होगा तो इसको आप 0.25 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स होता है, मतलब 30 उसको प्लस हो रहा है, 30 उसका माइनस हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर उसके मार्क्स कितने आएंगे? 0 आएंगे। मतलब अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से तैयारी नहीं किया है, ऐसे ही वो परीक्षा में बैठ गया है जाकर, तो ऐसे विद्यार्थी का मार्क शून्य करने के लिए, मतलब शून्य अंकन करने के लिए नकारात्मक अंकन के प्रावधान किए गए हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग प्रावधान क्यों किए गए। दूसरी बातें हैं कि आपको आखिर किस प्रकार से इसको हैंडल करना है, नेगेटिव मार्किंग की हैंडलिंग कैसे करनी है, किस प्रकार से आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, 2-3 चीज समझना है। एक तो आप जान रहे हैं ऑप्शन इस तरह से है। दूसरा, एक विद्यार्थी के सामने 4 तरह के वहां पर समस्याएं आ सकती हैं, 4 तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं। पहला,
तो ऐसी स्थिति होगी जिसमें आपको आंसर पूरी तरह से पता है, मतलब पूर्णतः आप अवगत हैं कि आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, है ना। आपको आंसर के बारे में पता है, तो जाहिर है कि जिस प्रश्न के बारे में आंसर आपको पता है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं और कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। दूसरा एक कंडीशन होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि क्या होगा, मतलब ABCDE में से क्या होगा आपको कुछ जानकारी नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा रिस्क होगा और यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरा यह व्यक्तिगत सलाह होगा कि अगर किसी प्रश्न के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो वहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, 10-20 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, 50 प्रश्न भी किसी को हो सकता है, किसी को 25 भी हो सकता है, जिसमें विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है, ठीक है ना। मतलब कंफ्यूजन में ही गलतियां होती हैं। जैसे आपने पढ़ा है, कभी थोड़ा बहुत देखा है, उस समय याद नहीं आ रहा है, आपके मेमोरी में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब क्या आंसर करें। तो आपको यहाँ देखना है कि इसमें क्या होता है। कभी कभी जैसे अब 4 ऑप्शन है, ABCD है, 4 ऑप्शन में हो सकता है कि आपको 50% के बाद लग रहा है कि 2 ऑप्शन तो इसमें नहीं होगा, है ना, और दूसरा 50% लग रहा है ये दोनों में से कोई होगा। मतलब A और B ये दोनों में से लगता है नहीं, कोई नहीं होगा, C और D में से कोई हो सकता है, कोई एक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी है। नेगेटिव मार्किंग में कोई तुक्का लगाने की बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित होकर के ये इसको आप हल कर सकते हैं। ये 50% को आप हटा सकते हैं, जिससे आपकी संभावनाएं होंगी कि आधा से ज़्यादा आपकी संभावनाएं सही हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पर तुक्का आप लगाते भी हैं, सपोज कीजिए कि ऐसा अगर 20 क्वेश्चन अगर ऐसा है, 20 क्वेश्चन ऐसा है और 20 क्वेश्चन में अगर आप 50% के हिसाब से अगर आप तुक्का लगाते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं, तो हो सकता है अगर इसमें अगर आपका 5 क्वेश्चन भी सही हुआ, 5 क्वेश्चन भी अगर सही होता है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स, ठीक है, आपको मिलेंगे। और अगर 15 क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 3.75 माइनस होगा, ठीक है। तो जाहिर है कि यहाँ भी आप अभी पॉजिटिव में हैं, मतलब 1.25 प्लस आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर रिस्क लेते हैं तो आप घाटे में नहीं रहेंगे, इसलिए ऐसी स्थिति में आप रिस्क ले सकते हैं। एक कंफ्यूजन वाले में जो है चौथा पोजीशन हो सकता है कि आपको हो सकता है कि ABCD ऑप्शन है ना, ABCD ऑप्शन में आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, A नहीं होगा, कोई एक इसमें से नहीं होगा, लेकिन B, C और D 3 लगता है कि होगा। अब आप किस स्थिति में हैं, इसका मतलब है कि आप 25% लग रहा है कि होगा, 75% है ना लग रहा है कि नहीं होगा। इसमें प्रोबेबिलिटी है कि आपको ज्यादा रिस्क हो। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि 20 है, 25 है, तो रिस्क नहीं लेना है। अगर इस तरह क्वेश्चन 10 के आसपास हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम क्वेश्चन है, गलतियां होने की ज्यादा संभावनाएं है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर किसी में लगता है कि एक नहीं होगा, तीनों में से कोई होगा, तो आपके सामने ज्यादा चुनौती है, ज्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए इसको आप सावधानी से ध्यान रखें। जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ आपको पता है कि ABCD में से कौन सा होगा, यहाँ पता है कि BCD में से कोई होगा, 3 होगा, 3 ऑप्शन आपके सामने है, तो खतरे यहाँ पर ज्यादा है। सबसे पहली बात यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या नहीं करना है। यहाँ बात कर रहे हैं कि जो करना है, ठीक है। अभी सभी लोग नेक्स्ट वीक में एग्जामिनेशन होने जा रही है, तो सभी लोग इसकी तैयारी में होंगे, लगे हुए होंगे, और घबराहट भी होगी कि किस तरह से हम इसकी तैयारी करें और क्या काम करें, है ना। तो सबसे पहली बात है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है ना। आप आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में जाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है, इसके नेगेटिव मार्किंग के चलते या तैयारी में कुछ कमी होने के चलते विद्यार्थी अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। अंडर कॉन्फिडेंट, ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ विद्यार्थी की तैयारी इस तरह होती है या कोई क्वेश्चन सामने आता है तो स्टूडेंट वहां पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, बचना है। अंडर कॉन्फिडेंट होने से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है, दोनों से ही बचना है। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बनाकर रखना है, डरना नहीं है, ठीक है। दूसरा, संयमित रहना है। संयमित रहने का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा संयम करें, पैसेंस रखें, हड़बड़ाएं नहीं। मतलब आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जैसे किसी प्रश्न का कोई उत्तर अगर थोड़ा सा जानकारी आपको है, जल्दीबाजी में नहीं मार देना है, ठीक है। जल्दीबाजी में नहीं मारना है, घबराहट में नहीं मारना है आंसर, थोड़ा सा रुकना है, समझना है। और इसके लिए आपको प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है। या मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपके सामने रहेगा, दिखेगा। प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है। खासकर जो हल्के प्रश्न होते हैं, हल्के प्रश्न या वन लाइनर प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यहां पर आप जल्दीबाजी करने से बचें। यहां पर आप जल्दीबाजी करने से बचें कि क्वेश्चन कुछ आसान आ जाता है और जल्दी में हम कुछ भी आंसर मार देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी को जो क्वेश्चन नहीं आता है या एक क्वेश्चन में गलतियां हो रही है, नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन में भी नहीं आ रहा है, तीसरा में भी नहीं आ रहा है, विद्यार्थी घबरा जाता है, ऊब जाता है कभी कभी। आपको उबना नहीं है, उबना नहीं है, संघर्ष करना है, जूझना है, लड़ना है, ताकि आप अपने गोल को प्राप्त कर सकें। और सबसे बड़ी बात एक और है, कभी कभी क्या होता है, जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद जब हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, देखते हैं, और रिवीजन करने के बाद लगता है दो चार क्वेश्चन हमको और आ रहा है, उसको हम अच्छा से कर लेंगे, है ना। तो कर लेंगे तो उसके चलते क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं। इसमें आपको ध्यान देना है। अच्छी तरह से पढ़ने का मतलब है 2-3 बार प्रश्न को जरूर पढ़िए। जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ट्रिक है, कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, उसको आपको ध्यान देना है। दूसरा, हर एक प्रश्न में कीवर्ड होता है, हर एक प्रश्न में कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को जानिएगा, समझिएगा। निश्चित रूप से आप प्रश्न को सही तरीके से हल कर पाएंगे, मतलब चूज कर पाएंगे, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है। इसके लिए प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना काफी जरूरी है, ठीक है। एक और काम करना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन ABCD है, आपको पता है कि इसमें से A नहीं होगा, C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि A, B, C, D में से A तो नहीं होगा, C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा। इतना आपको पता है, कंफर्म है, या फिर किसी से आप दिमाग लगा रहे हैं 2-3 बार पढ़ने के बाद, तब आपको लगता है कि नहीं B हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको सही होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, बन सकती हैं। एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। तो हमने ये बताया है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको ध्यान में रखेंगे, निश्चित रूप से आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे अगर आप, जैसे कोई विद्यार्थी यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहा है, अगर 60% क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी में इस बार मुझे लगता है कि 95 to 100 कट ऑफ जाएगा। ये कट ऑफ 95 to 100 होना चाहिए। तो 95 to 100 अगर आपने सही कर लिया है तो आप भी, खास करके वैसे प्रश्न में जिसमें जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, कोई एक आपको जानकारी एक नहीं होगा, जो हमने बताया था 2 पॉइंट, उस पर रिस्क नहीं लेंगे, 50-50 वाले आप ले सकते हैं। तो अगर आप इतना सही कर लेते हैं, ठीक है, 100 के आसपास आप हैं, तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 40 बनाकर आ रहे हैं, 50 बनाकर आ रहे हैं, 60 बनाकर आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो आपको रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, रिस्क ले सकते हैं आप। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप आंसर वहां पर करेंगे तो आप स्टेप वाइज आंसर करेंगे। स्टेप वाइज आंसर का मतलब होता है कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना है जो प्रश्न अच्छे तरीके से आप जान रहे हैं, कन्फर्म है, जिसमें आप कन्फर्म है, उसको आप पहले करेंगे और इसको काउंट कर लेंगे, मोटा मोटी काउंट कर लेंगे कितना सही होता है। अगर मान लीजिए किसी को पहला ही बार में अगर सही होता है, 90+ हो जाता है, तो फिर उसको सोच समझ के काम करने की आवश्यकता है, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरा,
स्टेप है कि 50-50 वाले में कि भाई किसमें किस किस क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन छांट सकते हैं, 2 आपके सामने रहेगा, इसको आप देख सकते हैं। और तीसरा स्टेज में है कि आपको 25 और 75, 25 आपको समझ में आ रहा है कि नहीं होगा, 75 अगर लगता है कि 3 आंसर हो सकते हैं, यहाँ पर रिस्की है, तो यहाँ पर आप थर्ड पार्ट में जाएंगे। अगर यहीं से आपका कटअप के पास पारा आ जाते हैं आप, तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और चौथा स्टेप है जिसको बोलते हैं तुक्का लगाना, कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुक्का लगाना, ये आपको नहीं करना है, ये नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग में नहीं करना है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तब आप इसको जरूर कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी स्टूडेंट्स को, आप अच्छे से तैयारी करें, अभी रिवीजन करने का वक्त है, रिवीजन करें, एग्जाम में जाएं। ऑल द बेस्ट, आप सफलता प्राप्त करें और फाइनल सिलेक्शन आपका हो। थैंक यू।